हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने पाली भाषा के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। पाली भाषा को हम प्रथम प्राकृत कहते हैं और आज हमें पढ़ना है प्राकृत भाषा, जिसे हम कहते हैं द्वितीय प्राकृत। अगर आप में से किसी ने मेरी कल की वीडियोस नहीं देखी है या मेरे चैनल पे वो फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे भाषा विज्ञान की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उनकी पुस्तक की सारी रिकॉर्डिंग आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्राकृत भाषा की। तो आइए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्राकृत भाषा देखिएगा, जो प्राकृत भाषा है इसे हम कहते हैं द्वितीय प्राकृत। ये भी कभी कभी पूछा जाता है द्वितीय प्राकृत के बारे में। हो सकता हो प्राकृत ना देकर के द्वितीय प्राकृत कर दे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, प्राकृत भाषा को ही द्वितीय प्राकृत कहा जाता है और प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में कल की क्लास में अध्ययन किया गया था। आइए देखते हैं आगे। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत के व्युत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं, जो निम्न हैं। आइए देखते हैं। पहला मत है प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। ये जो प्राकृत भाषा है, ऐसा कहा गया है कि जो प्राकृत भाषा है वो प्राचीनतम जनभाषा रही है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नम साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम। क्या कह रहे हैं? प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नम साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है, यानी कि जो नम साधु हैं इन्होंने प्राकृत का जो रूप माना है वो जन भाषा को स्वीकार किया है। किसने? नम साधु ने। इसको आप अंडरलाइन करिएगा, कभी अगर प्रश्न बनेगा तो आप बता सकेंगे कि जो नम साधु हैं इन्होंने जन भाषा से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। आगे देखिएगा। अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले की बनी हुई। मतलब क्या कह रहे हैं, जो प्राकृत शब्द है, ये नेम साधु जो है इनका कहना है कि प्राकृत शब्द जो है वो प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है। किस शब्द से प्राकृत शब्द का निर्माण हुआ है? तो प्राकृत शब्द से जो है, प्राक शब्द से इसका निर्माण हुआ है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृते है आगतम प्राकृतम। आगे कहते हैं नाम साधु ने, अब देखिए कहीं पे नम साधु लिखा है, कहीं नाम साधु लिखा है। तो यहाँ लिखा है नाम साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है। अब ये जो काव्यालंकार है ये आप सभी जानते हैं, काव्यशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। काव्यालंकार भामह का ग्रंथ है। तो जो नाम साधु हैं इन्होंने काव्यालंकार की टीका में लिखा है, यानी कि काव्यालंकार जो लिखा गया है भामा का ग्रंथ, उस पर इन्होंने भी टीका लिखी है। ध्यान रखिएगा। तो काव्यालंकार की टीका में लिखा है, प्रकृतेति सकल गज्जट नतूनाम व्याकरणादि मिर्हनात् संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृति तत्र भवः सेव वा प्राकृतम। अर्थात सकल जगत के जंतुओं यानी कि प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्यपतिराज ने गौड़ बहों में लिखा है। वाक्यपतिराज, ध्यान दीजिएगा, जो वाक्यपतिराज हैं ये लेखक हैं, इनका एक ग्रंथ है गौड़ बहो। तो कहते हैं वाक्यपतिराज ने गौड़ बहों में लिखा है। क्या लिखा है? शयलाओ इमं वाया विसंति एत्तो या रेंति वयायो एमति समुद्धम चिहड़ेमति सयाराओ चियई जलाई। अर्थात
जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और उसी से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। इसे अंडरलाइन करिएगा। हो सकता हो कभी आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं जो हैं वो प्राकृत में प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है वाक्यपतिराज के द्वारा, और उनका एक ग्रंथ है गौड़ बहो। गौड़ बहो में उन्होंने ये बात लिखी है और उसी चीज को इन्होंने इस तरीके से कहा है। ठीक है, इस भाषा में इन्होंने यहाँ पे प्राकृत भाषा में इसको लिख दिया है, समझ जाइएगा। आगे देखिएगा, प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। अभी हमने क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग में हमने देखा प्राकृत भाषा के बारे में, तो वहां पे कहा गया है कि जो प्राकृत भाषा है इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में दो मत थे। एक तो ये था कि जो प्राकृत भाषा है ये प्राचीनतम जनभाषा रही है। तो प्राचीनतम जनभाषा के बारे में किसने बताया? जो नम्र साधु थे, इन्होंने प्राकृत भाषा की उत्पत्ति जो है जनभाषा से मानी। इसके बारे में हमने पढ़ा और आगे हमने ये भी देखा कि उन्होंने प्राक शब्द से जो है प्राकृत शब्द की उत्पत्ति को माना है, और जिसका अर्थ होता है पहले से बनी हुई। आगे इन्होंने बताया कि नम्र साधु जो है उन्होंने काव्यालंकार जो कि भामा का ग्रंथ है उस पर इन्होंने टीका लिखी थी, और उस टीका के अंतर्गत उन्होंने कुछ बातों को कहा था। ठीक है, तो वो बातें आपको मैंने बता दी है। और आगे जो है वाक्यपतिराज, एक और लेखक आते हैं वाक्यपतिराज, इन्होंने गौड़ बहो में एक बात कही थी, वो ये कथन है जो कि अभी मैंने पढ़ा है जस्ट, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। इतनी बातें हमने देखी प्राकृत भाषा के विषय में कि इनकी व्युत्पत्ति जनभाषा से हुई है। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा इम्पोर्टेंट मत था वो था कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अब यहां से समझिएगा, एक भाषा तो एक लोग मानते हैं कि प्राकृत की जो उत्पत्ति है वो जनभाषा से है, और दूसरा मत है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगत्वाम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है हेमचंद्र के द्वारा। तो यहाँ पे हमें कौन से शब्द को ध्यान रखना है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। किसने कहा है? हेमचंद्र ने। तो हम लोग कहते हैं ना, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? हे माँ चंद्रमा आ गया, चंद्र आ गया, कहते हैं ना, चंद्रमा निकल आया। जब चंद्रमा निकलती है शाम के टाइम में तो बच्चे क्या देखते हैं? कहते हैं हे माँ चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया। तो हे माँ से हे माँ और चंद्र से चंद्र, यानी कि हेमचंद्र हो जाएगा, और आ गया से आगत, यानी कि संस्कृत से आगत है। जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। ये किसने कहा है? ये हेमचंद्र के द्वारा कहा गया कथन है। इससे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्रकृति मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृति या मूल संस्कृत है और उससे उत्पन्न जो भाषा होती है उसे ही प्राकृत कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्कंडे ने, और मार्कंडे का एक ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्य। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। मार्कंडे का ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व, जिसके अंतर्गत इन्होंने प्राकृत के विषय में ये लाइन कही है कि प्राकृत के बाद जो है प्रकृति या मूल संस्कृत है और उससे जो उत्पन्न भाषा होती है उसी को हम प्राकृत कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। ये कहा किसने है? ये वासुदेव के द्वारा कहा गया कथन है,
और वासुदेव की एक रचना है प्राकृत संजीवनी। तो प्राकृत संजीवनी नामक जो ग्रंथ है वो है वासुदेव जी का, और वासुदेव जी ने इसी ग्रंथ में प्राकृत के विषय में ये लाइन कही है कि प्राकृत की जननी संस्कृत है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं प्राकृत की जननी संस्कृत है, लेकिन ये बात कही किसने है, तो ये वासुदेव जी ने कही है। ध्यान रखिएगा, प्राकृत की जननी संस्कृत को किसने माना, वासुदेव ने माना। प्राकृत या मूल संस्कृत है, प्रकृति या मूल जो है संस्कृत है, और उसी से उत्पन्न भाषा को संस्कृत प्राकृत कहा गया, तो ये मार्कंडेय ने कहा। संस्कृत से आगत है, ये हेमचंद्र ने कहा। शब्दों को पकड़िएगा आप। अगला पॉइंट है प्राकृतिः संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृति मतः, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत से है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर ने ये माना है, और लक्ष्मीधर की जो रचना है वो है षड्भाषा चंद्रिका। षड्भाषा चंद्रिका प्रश्न बन सकता है, ये किसका ग्रंथ है, ये लक्ष्मीधर का ग्रंथ है, और उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में प्राकृत की परिभाषा दी है कि संस्कृत की विकृति ही प्राकृत है। किसने कहा है, लक्ष्मीधर ने कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृतिः संस्कृतात आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। प्रकृति जो है वो संस्कृत से आगत प्राकृत है, ये कहा है देवमणि ने। संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है, ये कहा है हेमचंद्र ने। प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है, ये कहा है देवमणि ने। दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा, और तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिएगा, अब प्रायः सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। मतलब कि अगर देखा जाए तो अंत में सभी ने ये बात स्वीकार की कि जो प्राकृत शब्द है, जो प्राकृत भाषा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत यानी कि अभी हमने पढ़ा जो प्राकृत भाषा है उसको हम कहते हैं द्वितीय प्राकृत, और आगे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो द्वितीय प्राकृत है इसे हम साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, अगर आगे कभी साहित्यिक प्राकृत तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्राकृत को ही साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्राकृत भाषाओं के विषय में सबसे पहले विचार किस विद्वान ने किया था, कौन से लेखक ने किया था, तो वो है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया था। आगे देखिएगा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की थी। प्राकृत की अगर बात करें तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है। तो आइए उन मुख्य प्राकृत को और गौड़ विभाषा को हम देखते हैं कि वो कौन कौन से थे। मुख्य प्राकृत की अगर हम बात करें तो इसमें जो 7 आते हैं वो हैं मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी जिन्हें हम सौरसेनी कहते हैं, अर्धमागधी, बाहलिक, दाक्षिणात्य यानी कि महाराष्ट्री, ये है मुख्य प्राकृत। और गौड़ विभाषा की अगर हम बात करें तो गौड़ विभाषा में आपके आ जाएंगे साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा, वनेचरी। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य प्राकृत और गौड़ विभाषा इनका जो वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में मिलेगा, तो नाट्यशास्त्र में किसने किया, भरत मुनि ने किया। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि, जिनका समय 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, प्राकृत, अभी हम प्राकृत भाषा को पढ़ रहे हैं। तो प्राकृत भाषा में अगर व्याकरणों की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है प्राकृत भाषा के व्याकरण में वो आता है वररुचि का नाम, याद रखिएगा। और वररुचि का समय है 7वीं शताब्दी, ठीक है। और इनके व्याकरण का नाम, जो इनका व्याकरण ग्रंथ है उस व्याकरण ग्रंथ का नाम है प्राकृत प्रकाश।
क्योंकि ये प्राकृत भाषा के हैं तो प्राकृत प्रकाश उनके ग्रंथ का नाम है और उसमें जो है 12 परिच्छेद हैं। प्राकृत प्रकाश जो है वो कितने परिच्छेदों में विभक्त है, तो 12 परिच्छेदों में। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है वररुचि, वररुचि का समय है 7वीं शताब्दी। प्रश्न बन सकता है कैसे याद रखेंगे, तो देखिए वर का जब निर्वाचन किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि लड़कियों की शादी कराई जा सके। भाई लड़कियों के लिए वर चुना जाता है ना, तो जब वर चुना जाता है शादी, और शादी कैसे होती है, शादी में 7 फेरे होते हैं। तो वर चुनने के बाद ही तो 7 फेरे लिए जाएंगे, बिना वर चुने कैसे 7 फेरे लिए जाएंगे। तो वर क्यों चुना जाता है, ताकि 7 फेरे लिए जा सके। तो वर रुचि का समय क्या हो गया, 7वीं शताब्दी हो गया। आसानी से याद भी रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए। अब वर रुचि जो है इन्होंने अपने ग्रंथ यानी कि प्राकृत प्रकाश जो इनका ग्रंथ है, इस ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए जो कि निम्नांकित हैं। वो भेद कैसे हैं, आइए देखते हैं। पहला है महाराष्ट्री, दूसरा है पैसाची, तीसरा है मागधी और चौथा है सौरसेनी। तो ये जो वररुचि ने अपने ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए थे, वो 4 भेद यही हैं, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। इनको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए याद रखना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऐसे तो रट के चीजें याद नहीं होती। रटेंगे तो क्या होता है, आज तो रट लिए लेकिन कल को हम इसको भूल जाएंगे। तो इनको चलिए, इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी लाइन को याद रखिएगा। वो लाइन है, मगध में महाशोर है पैसे का वर के लिए। लाइन क्या है, मगध में महाशोर है पैसे का वर के लिए। अब मगध से हो जाएगा मागधी, मगध में महाशोर, महा से हो जाएगा महाराष्ट्री, महाशोर है, शोर से हो जाएगा सौरसेनी। महाशोर है किसके लिए, पैसे के लिए। महाशोर है पैसे का, महाशोर है पैसे का, पैसे से हो जाएगा पैसाची, पैसे का, और किसके लिए है ये पैसे का शोर, वर के लिए, यानी कि वर रुचि। जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर शादी ब्याह में बहुत ज्यादा दहेज लिया जाता है, हाँ, और कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे दहेज की प्रथा जो है वो ना के बराबर होती है। जैसे आप अपने बिहार को ले लीजिए, बिहार वगैरह में दहेज बहुत चलता है शादी ब्याह में, ऐसा देखा गया है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, उसी ट्रिक से आप इनको कनेक्ट कीजिएगा, उसी से आप जोड़िएगा कि जो है मगध में महाशोर है पैसे का वर के लिए, और वर से आपको याद रहेगा ये वररुचि ने इनको बांटा है 4 भागों में। इससे आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की जो निम्न है। अब देखिए हेमचंद्र ने क्या किया, हेमचंद्र का जो उनका ग्रंथ था, हेमचंद्र का अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। इस प्राकृत व्याकरण में इन्होंने प्राकृत भाषा के 3 और भेद किए। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, वो हैं आरसी, जिन्हें हम कहते हैं अर्धमागधी, चुलिका पैसाची, और तीसरा है अपभ्रंश। ये 3 भेद किसने किए, ये 3 भेद किए हैं हेमचंद्र ने। अब हम इनको कैसे याद करेंगे, क्योंकि इनके भी 3 भेद हैं तो याद रखना पड़ेगा। तो इनको याद करने के लिए आपको एक लाइन इनके लिए भी याद करनी होगी, वो है, हेमा आरसी चुलिका में भ्रंश हो गई। हेमा से हेमचंद्र हो जाएगा, हेमा आरसी चुलिका में भ्रंश हो गई, जैसे होता है ना भ्रष्ट हो गई, भ्रंश हो गई यानी कि भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई। चुलिका यानी कि चूल्हा समझ लो। तो आरसी जो है कोई लड़की है, तो वो ऐसे ही बात करते हैं, कोई बच्चा है अपनी माँ से कहता है कि हेमा आरसी चुलिका में भ्रंश हो गई। आरसी चुलिका में भ्रंश हो गई, यानी कि आरसी से हो जाएगा आरसी, और चुलिका से हो जाएगा चुलिका पैसाची, और भ्रंश से हो जाएगा अपभ्रंश, और हेमा से हेमचंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए
हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी। किसने की थी इस काव्य की रचना, द्वयाश्रय काव्य की? तो ये की थी हेमचंद्र ने। और किस लिए किया था? अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी, जिन्हें जो है भट्टी के समान बताया गया। वो रचना है द्वयाश्रय काव्य। इसको अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, हेमचंद्र की चुलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। तो ये भी प्रश्न बहुत बनता है। दंडी ने भूत भाषा किसने कहा? तो आचार्य दंडी ने कहा। कौन सी भाषा को? चुलिका पैसाची को। और चुलिका पैसाची ये नाम किसने दिया था? ये भाषा किसने लाई थी? तो ये हेमचंद्र के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब जानते ही हैं आप, ये जो भूत पिचास होते हैं, पैसाची को पिचास बनाइए, भूत पिचास कहते हैं ना। तो भूत पिचास को कैसे भगाया जाएगा? डंडे से। भूत पिचास को हम कैसे भगाते हैं भाई? तो डंडे से मार मार के भूत पिचास को भगाया जाता है। तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा कि भूत भाषा किसने कहा? डंडे यानी कि दंडी ने। और किस भाषा को कहा था? चुलिका पैसाची को दंडी ने भूत भाषा कहा था, यानी कि भूत पिशाच। याद हो जाएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्री को। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा है, अब उनमें से एक एक को हम देखते हैं। महाराष्ट्री को प्राकृत वैयाकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। ये जो महान राष्ट्र की बात की गई है हॉर्नले के द्वारा, इस महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश दोनों आते हैं। अगला पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। अब ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी किसने है? तो वो माना है ग्रियर्सन ने और जूल ब्लॉक ने। ठीक है, इनको कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, महाराष्ट्र में मराठी लोग गिराकर ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में जो मराठी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोगों को पहले गिराते हैं, फिर उसके बाद उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो याद हो जाएगा, महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी की उत्पत्ति किसने मानी है? जूल ब्लॉक और ग्रियर्सन ने। गिरा से ग्रियर्सन हो जाएगा, ब्लॉक से जूल ब्लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया। यानी कि महाराष्ट्री प्राकृत को दक्षिणात्य प्राकृत नाम किसने दिया? तो ये दिया है भरत मुनि ने। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखिएगा, अवंती और वाहलिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा के अंतर्भूत हैं, मतलब इसी के अंतर्गत ये दोनों भाषाएं आती हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौर सैनी का ही विकसित रूप है। दो विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन घोष और दूसरे हैं डॉक्टर सुकुमार सेन। इन दोनों लोगों का मत है कि जो महाराष्ट्री प्राकृत है ये सौर सैनी का ही विकसित रूप है। अगला पॉइंट है, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य दंडी ने, और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में इन्होंने ये बात कही है। आगे देखिएगा, महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः सागरः सुक्ति रत्नानाम सेतुबंधादि यन्मयाम। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? ये दंडी के द्वारा कही गई है, और उनका जो ग्रंथ है काव्यादर्श उसमें इन्होंने ये बात कही है। आगे देखिएगा, महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्राकृत साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित हैं। जो महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई रचनाएं हैं, जो साहित्यिक कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है राजा हाल। कोई है लेखक जिनका नाम है राजा हाल, उनकी रचना है गाथा सतसई, जिन्हें हम कहते हैं गाथा सप्तशती।
ये रचना जो है किस भाषा में हुई है? महाराष्ट्रीय प्राकृत में हुई है। दूसरा है प्रवर सेन कृत रावण वहो, जो कि सेतुबंध प्रवर सेन की रचना है रावण वहो। अगले हैं वाक्यपति, वही वाक्यपति राज जिनके बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में एक कथन पढ़ा था। उन्हीं वाक्यपति राज की जो रचना है गौड़ वहो। इस गौड़ वहो की अगर हम बात करें तो इसकी भाषा क्या है? हमने पढ़ा था ना कि वह प्राकृत भाषा है, लेकिन कैसी प्राकृत भाषा है? महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में ये रचना लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाक्यपति राज की रचना है गौड़ वहो, और गौड़ वहो की अगर हम बात करें तो ये किस भाषा में लिखी गई है? महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई है। आगे है जयवल्लभ, जयवल्लभ की रचना है वज्जालग। इसके बाद है हेमचंद्र, हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित। पूछ सकता है प्रश्न कि हेमचंद्र की रचना कुमारपाल चरित जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है महाराष्ट्रीय प्राकृत। अगर प्राकृत पाली अपभ्रंश पूछे तो हम प्राकृत लगाएंगे, लेकिन अगर प्राकृत के अंदर भी पूछ ले कि कौन सी प्राकृत है तब हम बताएंगे कि ये महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई है। आगे देखिएगा, आगे है सौरसेनी प्राकृत। अब सौरसेनी प्राकृत की अगर हम बात करें तो इसके बारे में क्या कहा गया है? देखिएगा, सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। जो सौरसेनी प्राकृत है ये मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यो मध्य मध्य देशम विवसति स कवि सर्वभाषा। डॉक्टर पिशल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जो सौरसेनी प्राकृत है इसके बारे में एक लेखक हैं डॉक्टर पिशल। उन्होंने कहा है कि इसका जो विकास है वो दक्षिण से हुआ है। किसने माना? सौरसेनी प्राकृत का विकास दक्षिण से हुआ, तो ये पिशल ने माना है। आगे देखिएगा, सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है कि सौरसेनम समाश्रियत भाषा कारितु नाटके, यानी कि जो भरत मुनि हैं इन्होंने सौरसेनी के बारे में कहा है कि सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आगे देखिएगा, विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया जो निम्नलिखित है। सबसे पहले देखते हैं, विद्वानों में वररुचि आते हैं। वररुचि ने सौरसेनी का आधार संस्कृत को बताया है। बात करें राम शर्मन, तो राम शर्मन जी ने सौरसेनी का जो आधार है वो बताया है महाराष्ट्री को। इसके बाद अगले जो विद्वान आते हैं वो हैं पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम जी ने सौरसेनी का आधार संस्कृत तथा महाराष्ट्री दोनों को माना है। तो ध्यान रखिएगा, जो वररुचि हैं ये संस्कृत के विद्वान हैं। आप जानते हैं वररुचि को, संस्कृत में आपने वररुचि का नाम कई बार सुना है, तो संस्कृत से आप इनको कनेक्ट भी कर लेंगे। भाई संस्कृत के हैं तो इन्होंने सौरसेनी का जो आधार माना है वो संस्कृत को माना है। राम शर्मन जो है ये महाराष्ट्री को मानते हैं। राम शर्मन ये महाशर्मीले इंसान है। कैसे इंसान है राम शर्मन? तो महाशर्मीले यहाँ की महाशर्मन, सॉरी राम शर्मन महा से महाराष्ट्री और शर्मीले से शर्मन हो जाएगा, याद हो जाएगा। पुरुषोत्तम ने संस्कृत तथा महाराष्ट्री को माना है। तो जो पुरुषोत्तम होते हैं यानी कि जो पुरुषों में उत्तम होते हैं वो किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ते, वो संस्कृत से भी मानते हैं और महाराष्ट्री से भी मानते हैं। तो ये दोनों को मानते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद रहेंगी चीजें। आगे देखिएगा, वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्रकृति सौरसेनी प्राकृत प्रकाश ये इनका ग्रंथ है, आप जानते हैं, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। आगे है पैसाची प्राकृत। अब हम बात करते हैं पैसाची प्राकृत की। तो कहते हैं पैसाची प्राकृत को पैसाची का ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषिक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हमें याद क्या करना है, पैसाची प्राकृत के जो अन्य नाम हैं। तो देखिए पैसाची प्राकृत है तो इसका अन्य नाम पैसाचिकी मिलता जुलता है, याद रहेगा। पैसाचिका ये भी याद रहेगा। फिर है ग्राम्य भाषा, इसके बाद है भूत भाषा। तो भूत पिशाच, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, पैसाची है तो उसके साथ भूत है, यानी कि भूत पिशाच करते हैं ना, भूत पिशाच,
तो वहां से आप इनको कनेक्ट करिएगा। तो भूत भाषा भी याद रहेगी, भूत वचन भी याद रहेंगे, भूत भाषिक। अब एक फंसता है ग्राम्य भाषा। तो आप जानते हैं गांव में अगर देखा जाए तो ये भूत पिशाच वाली जो स्टोरी रहती है अब गांव में ज़्यादा देखने को पाते हैं। शहरों में तो लोग नहीं इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तो भूत प्रेत वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि फलाने के ऊपर कोई भूत रखा हुआ है तो भैया इनके ऊपर किसी का साया है। ऐसा आपने भी सुना होगा, अपने आसपास के क्षेत्रों में आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़। तो वहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं कि पैशाची प्राकृत को ग्राम्य भाषा भी कहा जाता है। बाकी ये सारे नाम तो आपको याद ही रहेंगे, क्योंकि देखिए भूत पिशाच जो होते हैं वो गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। किसने बताया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा को जो है दर्द से प्रभावित बताया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। किसने? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है षड्भाषा चंद्रिका, इसमें इन्होंने राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व, ये मार्कंडेय का ग्रंथ है, इसमें कैकेयी पैशाची, सौरसेन पैशाची और पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया। किसने? मार्कंडेय ने। मार्कंडेय का जो ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व, इसमें इन्होंने कैकेयी पैशाची, सौरसेन पैशाची तथा और पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया था। किसने? मार्कंडेय ने। नेक्स्ट में देखिएगा, मागधी प्राकृत की अगर हम बात करें तो मागधी प्राकृत जो है मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। ध्यान रखिएगा, मागधी प्राकृत जो है ये मगध देश की भाषा रही है और मार्कंडेय ने जो है सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। किसने? मार्कंडेय ने। अगला पॉइंट है, मागधी के शाकारी, चंडाली और शाबरी, ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। तो इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो ये मागधी प्राकृत है इसका जो प्राचीनतम रूप है वो आपको अश्वघोष के नाटकों में मिलेगा। अगला पॉइंट है, भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुरा के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। जो भरत मुनि है उन्होंने बताया कि जो मागधी है ये अंतःपुरा के नौकरों और अश्वपालों की भाषा रही है। अब बात करते हैं अर्धमागधी प्राकृत के बारे में। तो अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश, सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश यानी कि अयोध्या या कौशल की भाषा थी। कौन सी? जो अर्धमागधी प्राकृत है। अगला पॉइंट है, श्री जिनदा सगड़ी महत्तर, जिनका समय है 7वीं शताब्दी, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निषिद्ध चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा। किसने? जिनदा सगड़ी महत्तर। इनको याद कैसे करेंगे? देखिएगा, इनका पूरा नाम है श्री जिनदा सगड़ी महत्तर, यानी कि इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है और इनका जो ग्रंथ है वो है निषिद्ध चूर्णी। तो इसमें लास्ट में लिखा है चूर्णी। तो आप जानते हैं जब हमारे पेट में दर्द होता है कभी कभी तो हमें चूरन खाने की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं पहले चूरन खा के जिंदा बचो तब तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो पहले चूड़ खा के जिंदा तो बचिए, पहले आपको थोड़ा सा दर्द में राहत तो मिले तब तो हम हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो पहले क्या होता है? पहले चूरन खिलाया जाता है। मतलब ये याद करने के लिए आप इनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगी तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अर्धमागधी का प्रयोग
मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। तो जो भगवान महावीर थे उन्होंने जो अपने धर्मोपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? वो इसी अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए थे। और अर्धमागधी प्राकृत भाषा का जो प्रयोग होता है वो जैन साहित्य में हुआ है। ये दोनों लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो जैनी लोग थे, जो जैनियों ने क्या किया था, अर्धमागधी को इन्होंने आर्ष कहा है, आरसी कहा है, ऋषि भाषा और आदि भाषा भी कहा है। ये इनके इतने नाम हैं, किसके? अर्धमागधी के। अगला पॉइंट है, डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया। किसने? डॉक्टर जैकोबी ने। ध्यान रखिएगा। और अगला और लास्ट पॉइंट है वो है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया। जो अर्धमागधी है इसको चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा किसने बताया था? तो ये विश्वनाथ ने बताया था। और विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, आप सभी जानते हैं। तो इस ग्रंथ में ही इन्होंने अर्धमागधी जो है ये भाषा किसके लिए प्रयोग की गई है? ये चेट, राजपूत एवं सेठों के लिए इन भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसा विश्वनाथ जी बताते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और कल हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा, जिन्हें हम कहते हैं तृतीय प्राकृत। इनका अध्ययन कल हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप अपने सुझाव कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे मुझे भी समझ में आए कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा भी वीडियो लगे प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।